नमस्ते सदावत सले मातृभूमि जय हिंद। दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो भारत चीन सीमा को लेकर आ रही है। दोस्तों भारत में चाइना की घुसपैठ होना कोई नई बात नहीं है और भारत भी चाइना की इस हरकत से वाकिफ है। लेकिन दोस्तों अब ऐसे में एक नई स्टडी सामने आई है और ये जो स्टडी है, ये जो अध्ययन है वो अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की एक टीम ने किया है। उन्होंने कहा कि चाइना जो भारत में घुस रहा है वो कोई आकस्मिक घटनाएं नहीं है। दरअसल इस अध्ययन में ये कहा गया है कि अक्साई चीन क्षेत्र में चीनी अतिक्रमण कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि विवादित सीमा क्षेत्र पर स्थायी नियंत्रण पाने की उसकी रणनीति और विस्तारवादी रणनीति का हिस्सा है। यही नहीं दोस्तों, भारत के अरुणाचल प्रदेश को चीन दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा मानता है और भारत इसका विरोध करता आया है। वहीं अक्साई चीन लद्दाख का बड़ा इलाका है जो इस समय चाइना के कब्जे में है। दोस्तों हिमालयी क्षेत्र में चाइना के इस अतिक्रमण पर एक बड़ा अध्ययन जो किया है वो नीदरलैंड में नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेल्फ्ट और नीदरलैंड डिफेंस एकेडमी ने ये अध्ययन किया है और पिछले 15 साल के जो आंकड़े हैं उनका इन्होंने इस्तेमाल किया है। साथ ही उन्होंने इस अध्ययन में अतिक्रमण का भूस्थानिक विश्लेषण किया है, जिससे चीन की विस्तारवादी नीति के बारे में काफी कुछ पता चल रहा है। वहीं भारत सरकार के 2019 के आंकड़ों के अनुसार चीन की सेना ने 2016 से 18 के बीच 1025 बार भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की है। इसके अलावा 2017 में चाइना की यह हरकत बढ़कर और ज्यादा हो गई है। 2018 में इस तरीके की घटनाओं की संख्या 336 रही, लेकिन 3 साल में 1025 बार घुसपैठ का औसतन निकाले तो चीन ने हर साल 341 बार घुसपैठ की है। हालांकि 15 साल के आंकड़ों के आधार पर अध्ययनकर्ताओं ने प्रत्येक वर्ष घुसपैठ की औसतन घटनाएं 7.8 घटनाएं देखी और भारत सरकार का जो आकलन है वो इससे ज्यादा है। दरअसल दोस्तों चाइना अब इन क्षेत्रों पर अपना स्थायी नियंत्रण पाना चाहता है। दोस्तों अध्ययन करने वाली टीम ने इलाकों में सीमा के आसपास चीनी सैनिकों की पैदल या फिर वाहनों की किसी तरीके की गतिविधियों के रूप में भी परिभाषित किया है और उन्होंने 13 ऐसी जगहें चिन्हित की हैं जहां पर बार बार चाइना घुसपैठ करता है। एक बात और इस अध्ययन में सामने आई है कि चीन अब अक्साई चीन को विकसित करना चाहता है, इसलिए वो ये घुसपैठ जानबूझकर नहीं बल्कि वास्तव में अपना कंट्रोल पाने के लिए कर रहा है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर यह भी कहा गया है कि भारत और चीन लगातार काफी सतर्कता बरत रहे हैं और इस बात के कोई संकेत नहीं है कि निकट भविष्य में इस स्थिति में सुधार होगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। भारतीय सेना ने अपनी अग्रिम पंक्ति के सैनिकों को घातक स्टील कोर गोलियों से बचाने के लिए 47,627 बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए एक टेंडर जारी किया है और ये जो टेंडर है वो मेक इन इंडिया के तहत जारी किया गया है और कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 12 से 24 महीनों के अंदर इनकी डिलीवरी करनी होगी। दरअसल सेना की जो स्पेसिफिकेशन है उसके अनुसार बुलेट प्रूफ जैकेट एक सैनिक को 7.62 mm कवच भेदी राइफल गोला बारूद के साथ साथ 10 मीटर की दूरी से दागी गई स्टील कोर गोलियों से बचाने में सक्षम होनी चाहिए और इसका वजन यानी कि इस बुलेट प्रूफ जैकेट का वजन 10 किलोग्राम से कम होना चाहिए, जबकि बड़े आकार के जैकेट के मामले में स्टील कोर राउंड से बचाव के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बुलेट प्रूफ जैकेट का वजन 11.8 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ जो कि प्रोजेक्ट वार डेक को लेकर आ रही है। दोस्तों अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने इसी साल मई में वार गेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर को प्रोजेक्ट वार डेक के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वार गेम को विकसित करने के लिए एक वर्चुअल रियलिटी वार गेम बनाने के लिए कहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सेना वार गेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में मेटावर्स सक्षम गेम प्ले का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि सैनिकों को रणनीतिक रूप से प्रशिक्षित करेगा और इंटरफेस का इस्तेमाल करते हुए सेना के अधिकारियों को सैन्य रणनीति सिखाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा और सैनिकों के कौशल को मेटावर्स में परीक्षण के लिए रखा जाएगा। दरअसल सेना के अनुसार दुश्मन आपको 361 दिशाओं से घात लगा सकता है, जिसमें कि 360 साइड्स सैनिक के चारों ओर और एक उसके ऊपर एयर ड्रॉप की स्थिति में भी हो सकता है। यानी कि दोस्तों ये जो वॉर गेम सिमुलेशन है इससे सेना को एक वर्चुअल कॉम्बैट ट्रेनिंग दी जाएगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा कि किस तरीके का मौसम है, हवा का दबाव कैसा है, दुश्मन की ऑब्जर्वेशन रेंज, आर्टिलरी रेंज और उनकी सेना की स्थिति क्या है। इसके अलावा सैनिक के स्वास्थ्य और दुश्मन की प्रतिक्रिया का जवाब कैसे देना, ये सारी चीजें इस वॉर गेम के तहत सैनिकों को सिखाई जाएंगी। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ जो कि भारतीय सेना से आ रही है। भारतीय सेना ने वीर नारियों के कल्याण और शिकायत निवारण के लिए सिंगल विंडो सुविधा वीरांगना सेवा केंद्र शुरू किया है। सेना ने टेक्नोलॉजी का लाभ उठाते हुए टेकिंग केयर ऑफ आवर ऑन नो मैटर व्हाट सिद्धांत के तहत ये सुविधा शुरू की है। आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने दिल्ली कैंट स्थित भारतीय सेना वेटरन्स निदेशालय परिसर में इस केंद्र का उद्घाटन किया। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों अमेरिका के वित्त मंत्री इस समय भारत दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भारत की आर्थिक तरक्की की काफी सराहना की, साथ ही
उन्होंने अमेरिका को भारत का एक जरूरी दोस्त भी करार दिया है। पहली बार भारत दौरे पर आई जेनेट का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब 1 दिसंबर को भारत G20 समूह की अध्यक्षता हासिल करने वाला है। इंडोनेशिया के बाली में 15 से 16 नवंबर तक इस समूह का सम्मेलन होने वाला है। जेनेट का बयान फिर से इस बात की ओर इशारा करता है कि रूस पर भारत के रुख से अमेरिका कोई सरोकार नहीं रखना चाहता। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बात में कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ऐसे में दोस्तों भारत का रुख भी बिल्कुल साफ है और क्लियर है और भारत पूरी दुनिया को बता चुका है कि वो रूस से डिस्काउंट पर तेल खरीदता रहेगा। भारत ने कहा है कि रूस से तेल खरीदना भारत की अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दक्षिण कोरिया के दूसरे KF-21 प्रोटोटाइप ने पहली बार उड़ान भरी है। बता दें कि दक्षिण कोरिया का घरेलू रूप से बना KF-21 बोरामे के दूसरे प्रोटोटाइप ने पहली सफल उड़ान भरी है। कहा जा रहा है कि इस प्रोटोटाइप ने 35 मिनट तक उड़ान भरी और इस दौरान 407 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ा। 4.5 PD के लड़ाकू विमान का पहला प्रोटोटाइप इसी साल 19 जुलाई में अपनी पहली उड़ान कर चुका है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। रूस की सेनाएं दक्षिणी यूक्रेन के खेरसोन को खाली करके चली गई हैं। ये कदम यूक्रेन में युद्ध के दौरान रूस के लिए एक और झटका कहा जा रहा है। रशिया की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके सैनिकों की वापसी पूरी तरीके से हो गई है। अब कोई भी सैनिक यूनिट वहां पर नहीं बची है। वहीं यूक्रेन के विदेश मंत्री ने रूस के इस कदम की तारीफ की है। साथ ही उन्होंने खेरसोन घटनाक्रम को युद्ध में बड़ी जीत भी करार दिया है। अब कहा जा रहा है कि यूक्रेन की सेनाएं खेरसोन पहुंच गई हैं और ये जगह उन्होंने अपने कब्जे में ले ली है। खबरें ये भी आ रही है कि रूस ने अपने घायल सैनिकों को वहीं छोड़ दिया है और कुछ को यूक्रेनी सेना ने बंदी बना लिया है। आपको बता दें कि खेरसोन का बॉर्डर क्रीमिया से सटा हुआ है और ये जगह रूस को काला सागर तक का जमीनी रास्ता मुहैया कराती है। साल 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। यूक्रेन की सेनाएं अगर इस क्षेत्र में आक्रामक रहती हैं तो रशिया के लिए एक बड़ी टेंशन हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों ब्रिटेन ने लेजर कैनन हथियार का पहली बार टेस्ट किया है जो भविष्य की लड़ाइयों में एक गेम चेंजर साबित होगा। परीक्षण के दौरान ब्रिटेन के ड्रैगन फायर ने करीबन 6 किलोमीटर की दूरी पर एक ड्रोन को उड़ा दिया। लेजर की अदृश्य 500 किलोवाट बीम ध्वनि की गति से यात्रा कर रहे सिक्के के आकार के टारगेट को भी निशाना बना सकती है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पिन पॉइंट सटीकता का दावा करने वाले लेजर भविष्य के युद्धों में क्रांति ला सकता है। लेजर कैनन हथियारों का इस्तेमाल हाइपरसोनिक मिसाइलों या फिर दुश्मन के सैटेलाइट्स को मार गिराने के लिए भी किया जा सकता है। लेजर कैनन के प्रोटोटाइप की कीमत 100 मिलियन पाउंड है जिसे हमला करने के लिए गोला बारूद की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ जो कि इसरो से आ रही है। दोस्तों इसरो ने देश में निर्मित निजी प्रक्षेपण यान की मदद के लिए पहली बार रॉकेट प्रणाली की आपूर्ति की है। चेन्नई स्थित अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने इन स्पेस के सहयोग से अपनी पहली उड़ान टर्मिनल प्रणाली 7 नवंबर को इसरो से प्राप्त की है। इन स्पेस वो एजेंसी है जो निजी क्षेत्र में अंतरिक्ष आधारित गतिविधियों को बढ़ावा देने, मंजूरी देने और निगरानी के लिए है। इसरो की तरफ से कहा गया है कि यह पहली बार है इसरो के यान के लिए इस्तेमाल की गई प्रणाली को भारत में निर्मित एक निजी प्रक्षेपण यान का सहयोग करने के लिए आपूर्ति की जा रही है। वही अग्निकुल के अनुसार अग्निबाण एक अत्याधुनिक 2 चरणीय प्रक्षेपण यान है। तो दोस्तों ये अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।